हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। सबसे पहले तो यार आपको बहुत बहुत बधाई कि आप क्लास 12th में आ गए हो। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 की पोल साइंस की फर्स्ट बुक का, जिसका नाम है जी दो ध्रुवीयता का अंत। वैसे तो हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं, बट इस बार चैप्टर पे जाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। बात ऐसी है कि आप अगर चौथा पांचवा चैप्टर उठाओगे ना, आपको एक वर्ड मिलेगा नाटो। आप पूछोगे सर नाटो क्या होता है। एक वर्ड आएगा वारसा। आप पूछोगे वारसा क्या होगा। आप पूछोगे सर अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में एक्चुअली लड़ाई क्या थी, और सर रशिया जो है वो यूएसएसआर की तरफ से, मतलब ये सारी चीजें आप मेरे से पूछोगे। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले ये वाला पार्ट देख लो, क्योंकि पहले पता है क्या होता था, एक चैप्टर आपके है ना बुक के अंदर, एक स्टार्टिंग में एक चैप्टर और हुआ करता था पहले, शीत युद्ध का दौर। उसमें वो चीजें जो थी वो क्लियर हो रखी थी, पर अब वो कट चुका है, तो इसलिए वो चीजें बताना थोड़ी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर एंड में जाके आपको बहुत दिक्कत आएगी, आप कंफ्यूज रहोगे, है ना। और मैंने खुद देखा, एक्सपीरियंस करा है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एंड में। तो इसलिए पहले से ही समझ लो। देखो, तो आपके ना बुक की शुरुआत जो होती है वो 1914 से होती है। ठीक है, 1914 से पहले का कुछ भी आपको आपकी बुक में नहीं मिलने वाला, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे सर 1914 से ही क्यों स्टार्टिंग होती है बुक की, 1914 में ऐसा क्या हुआ था। 1914 में हुआ था जी विश्व युद्ध। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, विश्व युद्ध। जब विश्व के बहुत सारे देश आपस में लड़ने लग जाते हैं ना, तो इसी को विश्व युद्ध कहते हैं। और ये पहली बार हो रहा था, तो इसलिए इसको प्रथम विश्व युद्ध कहा गया, है ना। अब आप बोलोगे सर विश्व युद्ध क्यों हुआ था, देश जो थे वो आपस में लड़ने क्यों लग गए थे। बहुत सारे रीजन है। कुछ देश एक दूसरे से इसलिए लड़ने लग गए थे क्योंकि उनको उनकी जमीन चाहिए थी। कुछ इसलिए लड़ने लग गए थे क्योंकि उनके संसाधन चाहिए थे। तो ये सारी की सारी वजह थी जिसकी वजह से एक देश ने दूसरे देश पे ऐसे हमला करते गए, और पूरा पूरा विश्व जो था, पूरे विश्व के देश जो थे आपस में लड़ने लग गए, इसलिए इसको प्रथम विश्व युद्ध कहा गया। अब है ना, वो अकेले पकेले नहीं लड़ रहे थे, उन्होंने ग्रुप बना लिए थे, दो ग्रुप बना लिए थे। एक को कहा जाता है धुरी राष्ट्र, और एक को कहा जाता है मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में चार चार तो नहीं, वैसे और भी कंट्रियां थी, बट चार को ही नाम आप याद रखो, मेन यही थी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर, जिसको हम ऑटोमन तुर्की भी बोलते हैं। अब वैसे तुर्की का नाम चेंज हो चुका है, इसका नाम तुर्की हो चुका है। ठीक है। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर, जिसको हम सोवियत संघ बोलते हैं। आज अगर आप मैप में ढूंढने जाओगे ना सोवियत संघ, तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अब टूट चुका है। और एक्चुअल में यही है चैप्टर की शुरुआत। बेसिकली जो चैप्टर है वो आपका पूरा सोवियत संघ पे डिपेंडेंट है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, टेंशन मत लो। बस इतना याद रखो कि एक यूएसएसआर हुआ करता था, और वो मित्र राष्ट्र में हुआ करता था। ठीक है जी। और एक था यूएसए और जापान। ठीक है जी, क्लियर हो गया। वैसे यूएसए ने ना इस मित्र राष्ट्र को 1917 में ज्वाइन किया था। स्टार्टिंग में अमेरिका बोल रहा था नहीं यार मैं लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, यूएसए मतलब अमेरिका, वो उन्होंने कहा मैं लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। पर बाद में उसने ज्वाइन कर ही लिया आखिर में मित्र राष्ट्र को, और लड़ाई को ज्वाइन कर लिया, और जापान भी इसके अंडर था। ठीक है। और जीता कौन, ऑब्वियस सी बात है कि हमारा मित्र राष्ट्र जीतेगा, क्योंकि देखो पावरफुल है कितनी कंट्रियां, ब्रिटेन। और ब्रिटेन की साइड से तो हम भी लड़ रहे थे, है ना। फ्रांस, यूएसएसआर, अमेरिका, जापान, और यहाँ पर देखो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमनी, कुछ भी नहीं, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है मित्र राष्ट्र का जीतना तो कंफर्म हो गया था। और ये कब जीते, 1918 में जीत तो गए, बट बहुत नुकसान हुआ। बहुत सारे लोग मारे गए, खून खराबा, प्रॉपर्टी का नुकसान। तो है ना, सब देशों ने मिलकर सोचा कि यार देखो ये प्रथम विश्व युद्ध तो हो चुका है, बट सेकंड नहीं होने देंगे। मतलब ये विश्व युद्ध जो है ना वो दोबारा कभी नहीं होने देंगे। और इसी के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा उन्होंने लीग ऑफ नेशंस। कब बनाया गया था, ये बनाया गया था जी 10 जनवरी 1920 को। ये देखो लिखा भी है बिल्कुल, है ना। प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के 2 साल बाद बनाया गया था। और इसका काम क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो शांति कायम करना था। किन के बीच में शांति कायम करना, धुरी और मित्र राष्ट्रों के बीच में शांति कायम करना। ठीक है। बट इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ये ना जो लीग ऑफ नेशन है ये भेदभाव करने लग गया। कैसे, मान लो अगर एग्जांपल देता हूँ, जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में अगर किसी चीज को लेकर विवाद हो जाता था ना, तो ये जो लीग ऑफ नेशन है हमेशा मित्र राष्ट्र का सपोर्ट करता था, और इसी के लिए लड़ाई भड़कती थी, है ना। तो इसका मतलब लीग ऑफ नेशन क्या करता था, भेदभाव करता था, है ना। और इसी की वजह से अपना काम ये ढंग से नहीं कर पा रहा था। इसका काम क्या था, शांति फैलाना, इक्वल जस्टिस करना, किसी का पक्ष ना लेना। बट इसने अपना काम ढंग से नहीं किया, इसकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ, है ना। और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसमें भी दो जो है वो हमारे क्या बन गए, ग्रुप बन गए। सेम नाम, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। ठीक है। और ये 1939 में हमारा जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था वो शुरू हुआ, और कब तक चला, 1945 तक चला, 6 साल तक चला। ओके। अब धुरी राष्ट्र में इस बार जर्मनी, इटली, जापान, ये देश थे। और मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसएसआर, चीन और अमेरिका ने, अमेरिका स्टार्टिंग में पार्ट नहीं था। जैसे अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी बाद में आया था ना, 1917 में आया था,
वैसे भी, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिका ने ये बोला कि देखो यार, मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी, बेशक एंड में आया मैं, बट नुकसान मेरा भी हुआ, खून खराबा भी हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ हमको, तो इसलिए ना मैं लड़ाई में पार्ट नहीं लेना चाहता। ठीक है। बट उसके बाद है ना जापान ने गलती कर दी। जापान को लगा यार देखो अमेरिका अभी तो नहीं आ रहा, बट अमेरिका ना हमेशा एंड में आता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी वो एंड में आया था, क्या पता इस बार भी एंड में आ जाए और बिल्कुल पासा पलट दे, है ना, और हम हार जाए। तो इसलिए जापान ने क्या किया, हवाई, जो कि अमेरिका का एक मिलिट्री बेस था, वहां की एक जगह थी हवाई के अंदर जिसका नाम है पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर पर, जो कि अमेरिका का मिलिट्री बेस था, वहां पर जापान ने बॉम्ब गिरना शुरू कर दिए। कब? 7 दिसंबर 1941 को। और उसी महीने अमेरिका ने ज्वाइन कर लिया मित्र राष्ट्र को, क्योंकि अमेरिका समझदार था। कैसे? अमेरिका को पता था कि यार मैं अगर डायरेक्टली जापान पे हमला करूंगा तो जर्मनी और इटली भी मेरे पे हमला कर देंगे, तो इससे अच्छा है कि मैं क्या करता हूँ, मित्र राष्ट्र को ज्वाइन कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि अगर मैं मान लो जापान पे हमला करता हूँ, ये बाकी कंट्रियां मेरे पे हमला करेगी ना, तो ये जो देश है ना, ये भी जवाब देंगे, है ना, क्योंकि हम एक मित्र राष्ट्र पूरा का पूरा हमारा ग्रुप बन गया है ना। तो अमेरिका समझदार था, इसलिए वो पूरा मित्र राष्ट्र में आ गया। बट अमेरिका को तो बदला मेन किससे लेना था? जापान से बदला लेना था। तो अमेरिका ने एक ऐसी चीज कर दी जो हिस्ट्री बन चुकी है। अमेरिका ने क्या किया, जापान पर 1945 के अंदर हमला कर दिया। पता है किससे हमला करा? परमाणु बॉम्ब से, न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला कर दिया। कहाँ कहाँ पर? हिरोशिमा में और नागासाकी में, ये दोनों की दोनों जगह जापान में। और ये बात तो आपको पता ही है, ये बात आपने पक्का अपनी लाइफ में जरूर सुनी होगी कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराए थे। पहला बम गिराया था उन्होंने 6 अगस्त 1945 को, दूसरा बम गिराया था उसने 8 अगस्त 1945 को। 8 और 9 अगस्त यानी रात को गिराया था, डेट कंफर्म नहीं है, बट आप 8 अगस्त लिख कर भी आओगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पहले बम का नाम था लिटिल बॉय, कोड नेम था ये। आपको कितना फनी नेम लग रहा होगा, बट एक्चुअल में बहुत सारे लोगों की जान गई थी इसकी वजह से। दूसरे का नाम था, दूसरे बॉम्ब का जो नागासाकी में गिरा गया था उसका नाम था फैटमैन। ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे लोग मारे गए, तो जापान को तो सरेंडर करना ही था, और जापान ने यही किया, जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है। अब उसके बाद दोबारा से यही बात बोली गई कि यार सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया, चलो 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया, आत्मसमर्पण कर दिया, सॉरी 1945 में आत्मसमर्पण कर दिया जापान ने, बाकी ने भी घुटने टेक दिए कि यार इसने जापान पे जब घेरा है तो हमारे पे भी घेर सकता है। अपनी अपने लोगों को मरते देखने से अच्छा है कि आत्मसमर्पण कर दो, सरेंडर कर दो, और इन्होंने भी सरेंडर कर दिया। धुरी राष्ट्र फिर से हार गया और मित्र राष्ट्र जीत गया, है ना। बट फिर से याद आया कि यार खून खराबा हुआ, जापान में तो इतने सारे लोग मारे गए। तो इसके बाद क्या किया गया, दोबारा से एक संघ बनाया गया जिसको हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम यूएनओ भी बोलते हैं इंग्लिश में। यूनाइटेड नेशन सुना होगा ना आपने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। 25 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। और ये भी एक तरह से, ये है ना, एक तरह से उत्तराधिकारी था किसका? लीग ऑफ नेशंस का। लीग ऑफ नेशन भी याद है ना, पहले बनाया गया था शांति फैलाने के लिए। वैसे ही ये संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया, बट ये भेदभाव नहीं करता था इतना, थोड़ा सा करता था, अभी भी करता है मतलब इतना नहीं करता था, समझ गए। चलो, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की वजह से आज तक, एटलीस्ट आज तक, तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है। बट आपको एक मजे की बात बताता हूँ। आपको ना ये सुनकर बड़ा अचंभव होगा कि अमेरिका ने सिर्फ जापान को डराने के लिए, जापान से आत्मसमर्पण कराने के लिए जापान पे बॉम्ब नहीं गिरे थे। वो एक्चुअल में एक दूसरे देश को भी अपनी पावर दिखाना चाहता था। अब आप बोलोगे सर किस देश को अपनी पावर दिखाना चाहता था? वो दिखाना चाहता था जी यूएसएसआर को, कि जी देखो हम कितने पावरफुल है। अब आप बोलोगे सर यूएसएसआर को क्यों? यूएसएसआर तो सर उन्हीं की टीम में था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी सर उन्हीं की टीम में था। हाँ, उसी की टीम में था, बट इन दोनों के बीच में भी लड़ाई चल रही थी। पता है किस चीज की लड़ाई? वो लड़ाई थी जी विचारधारा की लड़ाई। विचारधारा की लड़ाई। अच्छा सर किस विचारधारा की लड़ाई? क्या है ये विचारधारा? बताता हूँ बच्चे, बताता हूँ। बट इतना याद रखो, ये विचारधारा की लड़ाई है ना 1945 से लेकर 1991 तक चली। और इस विचारधारा की लड़ाई को हम शीत युद्ध भी कहते हैं। अच्छा शीत युद्ध कैसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है ना, विचारधारा तक ही रही, कभी भी आमने सामने खून खराबा या अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में दप्पड़दू नहीं हुई, कभी लड़ाई नहीं हुई आपस में। ठीक है मैंने दप्पड़दू बोल दिया, कोई दिल्ली से होगा बच्चा तो समझ जाएगा, लड़ाई होता है दप्पड़दू का मतलब। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई तो थी, विचारधारा की लड़ाई, बट वो कभी खून खराबे में कन्वर्ट नहीं हुई, शीत युद्ध रहा, मतलब कोल्ड वॉर रहा। ठीक है। देखो अगर युद्ध हम कब कहते हैं? जब लड़ाई हो जाती है, खून खराबा हो जाता है। शीत युद्ध का होता है जब लड़ाई नहीं होती, बस बातों बातों में बात हो जाती है।
है ना? चलो, क्लियर हो गया ये। अब सर विचारधारा की लड़ाई है, आप कह रहे हो कि अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में विचारधारा की लड़ाई थी। क्या विचारधारा? किस चीज़ की विचारधारा? मैं समझाता हूँ। एक्चुअल में जो यूएसएसआर था या जिसको हम सोवियत संघ बोलते हैं ना, वो चलता था साम्यवादी विचारधारा पे। अभी मैं बताऊंगा साम्यवादी विचारधारा क्या होती है। साम्यवादी विचारधारा पे चलता था और अमेरिका चलता था पूंजीवादी विचारधारा पे। ठीक है, चलो अब मैं ये बता देता हूं, फिर आप को समझ आएगा कि लड़ाई क्या थी। जो पूंजीवादी जो यूएसएसआर पूंजीवादी सॉरी साम्यवादी विचारधारा पे चलता था ना, इसमें क्या होता है, देश जो होता है वो व्यापार नहीं करता किसी से भी। ठीक है, वो कहता है कि हम दूसरे देशों से व्यापार नहीं करेंगे और खुद अपने देश के अंदर ही चीजें बनाएंगे और बेचेंगे। और साम्यवादी देश में क्या होता है कि सारी की सारी जो भी चीजें होती है ना, वो सरकार के कंट्रोल में होती है ज्यादातर। ठीक है, पूंजीवादी में उल्टा होता है। सब कुछ क्या होता है कि सरकार के कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता। और दूसरी बात है कि यहाँ पर क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा व्यापार किया जाता है दूसरे देशों से। अब आप बोलोगे चलो सर समझ आ गया कि साम्यवादी देश जो है वो दूसरे देशों से व्यापार नहीं करते, यहाँ पर सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता है। और जो पूंजीवादी देश होते हैं वहां पर सरकार के कंट्रोल में नहीं होती सारी चीजें, और व्यापार करते हैं ये दूसरे देशों से बहुत ज्यादा। तो सर इसमें लड़ने की क्या बात है? मतलब अमेरिका अपना देखे, है ना, व्यापार करे दूसरे देशों से, और अगर यूएसएसआर चाहे तो ना करे व्यापार, क्योंकि वो साम्यवादी विचारधारा है। तो इसमें लड़ने की क्या जरूरत है? लड़ने की जरूरत है, बहुत ज्यादा लड़ने की जरूरत है। अब मैं समझाता हूँ क्यों लड़ने की जरूरत है। उसके लिए हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये पिक्चर दिख रही है आपको? चलो आप है ना ध्यान से समझो, मेरी बात ध्यान से समझो। ये है, मान लो ये है एक देश जिसका नाम है जी यूएसएसआर। यूएसएसआर कौन सी विचारधारा पे था? अभी हमने हमने क्या पढ़ा? यूएसएसआर साम्यवादी विचारधारा पे था और ये किसी से व्यापार नहीं करता। ठीक है, बट आपको पता है यूएसएसआर के अंदर भी बहुत सारे संसाधन थे, तेल वगैरह बहुत था यूएसएसआर के पास। ठीक है, और अमेरिका के पास पूंजीवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी अमेरिका की। और अमेरिका पता है आपको व्यापार करना चाहता था हर देश से, वो कहता था ज्यादा से ज्यादा व्यापार करो। अब आप ये देखो कि अगर पूरी दुनिया के ज्यादातर देश अगर पूंजीवादी बन जाते हैं, मान लो यूएसएसआर के भी आसपास के सारे देश पूंजीवादी बन जाते हैं, तो क्या यूएसएसआर पे दबाव नहीं आएगा कि जी आप हमारे साथ व्यापार करो? यस और नो, आएगा नहीं आएगा? बाकी देश जो है वो यूएसएसआर को डराएंगे कि जी हमारे साथ व्यापार करो नहीं तो हम अटैक कर देंगे, क्योंकि आपके पास तेल है, हम आपका तेल लेना चाहते हैं, हम आपसे व्यापार करना, या तो प्यार से व्यापार कर लो, है ना, या तो फिर लड़ाई वगैरह होगी। तो इसी वजह से मेन लड़ाई थी। यूएसएसआर को डर ये था कि यार जो अमेरिका है वो पूरी दुनिया को पूंजीवादी बना देगा, और एक तरह से अमेरिका को भी यही डर था कि जो यूएसएसआर है वो पूरी दुनिया को साम्यवादी बना देगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम किसी भी देश से व्यापार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब पूरी दुनिया के देश साम्यवादी बन जाएंगे तो साम्यवादी देश की क्या विचारधारा बताई थी मैंने कि वो व्यापार नहीं करते, है ना। तो यही जो थी वो लड़ाई की जड़ थी। ठीक है, दोनों देशों को ये लग रहा था कि यार अगर पूरे के पूरा देश पूंजीवादी बन गया तो यूएसएसआर के लिए प्रॉब्लम, और पूरा सॉरी पूरा का पूरा देश कह रहा हूँ, पूरी की पूरी दुनिया अगर साम्यवादी बन गई तो अमेरिका के लिए प्रॉब्लम, अगर पूरी की पूरी दुनिया पूंजीवाद बन गई तो किसके लिए प्रॉब्लम? यूएसएसआर के लिए प्रॉब्लम। तो यही थी एक्चुअल में प्रॉब्लम। ठीक है जी, चलो अब है ना ये थोड़ा सा मैंने पूंजीवाद और साम्यवाद को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ये एग्जाम्पल दे रखा है। और ना एक और बात बता देता हूँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि ना सोशल वेलफेयर नहीं देखा जाता, प्रॉफिट देखा जाता है। समझाता हूँ इसका मतलब। और यहाँ जो साम्यवादी विचारधारा का मेन मकसद होता है ना, वो होता है पैसा, वो होता है लोगों का वेलफेयर करना, समाज कल्याण। ठीक है, समझा देता हूँ। मान लो कि एक पूंजीवादी देश है, अमेरिका मान लेते हैं पूंजीवादी देश है, और जो यूएसएसआर है हमारा वो क्या है? साम्यवादी देश है। दोनों के पास जमीन है। ठीक है, दोनों के पास जमीन है। अब अब बात यह है कि अगर आप उस जमीन पर फैक्ट्री लगाओगे तो उससे पैसा आएगा। पैसा किसके पास आएगा? फैक्ट्री के मालिक पे आएगा। या आपके पास दूसरा तरीका है कि वहां पर खेती बाड़ी करो, प्रोडक्शन करो, गरीब लोगों को दो और समाज का कल्याण करो। ठीक है, तो यूएसएसआर वाला देश क्या करेगा? वो सीधा सीधा क्या करेगा? वो फार्मिंग करेगा कि जी लोगों का समाज कल्याण होना चाहिए, लोगों का पेट भरना चाहिए। बट अगर ये देश पूंजीवाद है तो पूंजीवाद देश क्या करते हैं? वो फैक्ट्री लगाएंगे, उनको कोई मतलब नहीं है भाई सोशल वेलफेयर, उनका कोई मोटिव नहीं है सोशल वेलफेयर। वो कहेंगे जी पैसे कमाओ ज्यादा से ज्यादा। समझ आ गया? क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हो गया ना आपको? और पता ही है आपको कि साम्यवादी देश पता ही है कि व्यापार नहीं करते, और पूंजीवादी देश व्यापार व्यापार करते हैं। क्लियर हो गया ना? चलो अब आ जाते हैं थोड़ा सा और अब है ना आपको एग्जाम के अंदर आपकी एनसीईआरटी की बुक खोलोगे ना तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा
कि बताओ कि जी अमेरिका की जो साम्यवादी देश है या विचारधारा है, सॉरी अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा थी ना, पूंजीवादी देखो नाम से पता चल रहा है, पूंजीवादी जो पैसे के लिए मरते हैं, पैसे के लिए कौन मरते हैं? अमेरिका। पैसों के लिए मरने वाले, या इसमें क्या होता है कि व्यापार वगैरह करते हैं बहुत ज्यादा, और क्या करते हैं कि यहाँ पर सरकार के कंट्रोल में ज्यादातर चीजें नहीं होती। जो साम्यवादी क्या होती है, जो यूएसएसआर क्या था, उसमें क्या होता है, समाज का कल्याण होता है, सारी चीजें सरकार के हाथों में होती है और ये व्यापार नहीं करते हैं। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन यही आएगा कि अमेरिका की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और यूएसएसआर की जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था, उनमें डिफरेंस बताओ। तो पहला डिफरेंस क्या है कि राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप, यानी अमेरिका में क्या होता है, जो स्टेट है या जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं करती, है ना, बट राज्य द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रण। बट साम्यवादी देश में क्या होता है, सरकार पूरा कंट्रोल रखती है, अभी अभी हमने देखा सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता है ना। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता पर आधारित, यहाँ पर है ना कंपटीशन होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि सरकार कंट्रोल नहीं रखती, तो कोई भी आ सकता है, कोई भी कंपनी अपनी सेटअप कर सकता है, तो कंपटीशन बहुत अच्छा खासा रहता है। बट यहाँ पर सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से होता है, सरकार जो है वो खुद ही कंट्रोल करती है, परमिशन वगैरह किसी को भी ऐसे नहीं देती। ठीक है, कंट्रोल होता है मतलब सरकार का पूरा। क्लियर हो गया, चलो। नेक्स्ट है व्यक्तिगत पूंजी की महत्वता। अभी हमने देखा ना, मतलब इन्होंने क्या किया, व्यक्तिगत पूंजी यानी फैक्ट्री के मालिक, मतलब एक तरह से पर्सनल प्रॉपर्टी पे ज्यादा ध्यान दिया, है ना। मतलब हर बंदा ये सोचता है कि वो अपना 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 प्रॉफिट देखे, तो ये क्या है, व्यक्तिगत पूंजी को महत्वता दी जाती है यहाँ पर। ठीक है जी, कि पर्टिकुलर पर्सन पैसा कमाए, बट यहाँ पर व्यक्तिगत पूंजी का कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ भी जो होता है व्यक्तिगत नहीं होता, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता है। यहाँ पर सब कुछ सरकार के कंट्रोल में नहीं होता, कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह ज्यादा तो सरकार के कंट्रोल में नहीं होता, बट यहाँ पर सरकार के कंट्रोल में होता है सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है अधिकतम लाभ लाभ का कमाना, ये होता है पूंजीवाद सिद्धांत का पूंजीवाद सिद्धांत। अधिकतम लाभ कमाना, हमने देखा था ना, अमेरिका ने फैक्ट्री लगाई थी, पैसा कमाया था। बट साम्यवादी देश का जो मेन मोटिव होता है ना, वो समाजवादी सोच होती है, या मैं कहूँ समाज कल्याण होता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया ना। अभी तक अगर आपको समझ आ रहा है ना, तो नीचे लाइक जरूर करना, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना। और हाँ बच्चे, हमारा आपको पता होगा एक दूसरा भी चैनल है, मेन पॉइंट टेक वाला, जिसपे मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। आप ट्वेल्थ में आ गए हो, ट्वेल्थ के बाद आप ग्रेजुएशन करोगे, यहाँ आप अगर जॉब वगैरह की तैयारी करोगे, गवर्नमेंट जॉब की भी, तो सबसे इंपॉर्टेंट है यार अपनी फीस खुद मैनेज करना, क्योंकि आप अगर जॉब वगैरह के लिए प्रिपेयर करोगे, कोचिंग वगैरह लगाओगे, तो पैसे वगैरह चाहिए होंगे, और आप जॉब नहीं कर सकते उस टाइम, क्योंकि आपको पढ़ना है। तो सबसे बढ़िया तरीका है आप ऑनलाइन अर्न करो। और ऑनलाइन कैसे अर्न कर सकते हो, मेन पॉइंट टेक पे आ जाना, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। यहाँ मैंने बताया है कि आप फोन से एनिमेशन वीडियो बना के, लैपटॉप से एनिमेशन वीडियो बना के कैसे अर्न कर सकते हो, दूसरे की वीडियो यूट्यूब पर कॉपी करके कैसे अर्न कर सकते हो, वेबसाइट बना के कैसे अर्न कर सकते हो फ्री में, वेबसाइट से कितनी अर्निंग होती है, ऐसी बहुत सारी चीजें बता रखी है। इस चैनल पे आ जाना, ठीक है, चलो। अब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं दोबारा से। और लास्ट पॉइंट क्या था, उत्पादन के साधनों पर बाजार का नियंत्रण होता है, और उत्पादन के संसाधनों पर जो होता है राज्य का स्वामित्व होता है, यानी जो भी चीज का प्रोडक्शन होता है ना, यहाँ पर सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता है, यहाँ पर सरकार के कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है जी, क्लियर हो गया। मतलब अपने को सिर्फ इतना समझना है कि अमेरिका जो है वो किस विचारधारा पे चलता है, पूंजीवादी विचारधारा पे चलता है। यहाँ पर सरकार के कंट्रोल में कुछ नहीं होता, ये जो होता है वो व्यक्तिगत पूंजी के आधार पे होता है ना, व्यक्तिगत पूंजी को महत्व दिया जाता है, और यहाँ पर अधिकतम लाभ कमाना मोटिव होता है। उल्टा है यूएसएसआर में, यहाँ पर सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता है, सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से होता है, जो व्यक्तिगत पूंजी का कोई अस्तित्व नहीं होता, समाज कल्याण के लिए काम होता है, और सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता है। ठीक है जी, चलो। हमें ये बात पता चल गई कि दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। अच्छा, अब जो मैंने ऊपर आपको बात बोली थी ना, कि अमेरिका जो है पूरी दुनिया को पूंजीवाद बना देगा, और यूएसएसआर जो है पूरी दुनिया को क्या बना देगा, साम्यवाद बना देगा, वो काम एक्चुअल में इन्होंने शुरू कर दिया था। दिखाता हूं, देखो। अमेरिका दिख रहा है आपको? अमेरिका जो है उसने क्या किया था, जिन जिन देशों को पूंजीवाद बनाना शुरू किया था, यहाँ पर देखो अमेरिका, है ना, ये अब ये हमारा अमेरिका हो गया, ये क्या हो गया अपना कनाडा। यहाँ पर ये देखो, यूरोप के भी बहुत सारे देशों के को यूरोप के बहुत सारे देशों को अमेरिका ने क्या बना दिया था, पूंजीवादी बना दिया था। यूएसएसआर ने क्या करा, पूरे के पूरे ये वाले एरिया को क्या बना दिया था, साम्यवादी बना दिया गया था। यही तो मेन प्रॉब्लम थी। अमेरिका को डर लग रहा था कि यार पूरी दुनिया बन जाएगी यार साम्यवादी, और यूएसएसआर को डर था कि पूरी दुनिया पूंजीवादी बन जाएगी, है ना। और एक्चुअल में उन्होंने ये पता कैसे किया, अकेले नहीं किया, उन्होंने ना ग्रुप बना दिए। अमेरिका ने एक ग्रुप बनाया था 1949 में, जिसका नाम था नाटो, है ना।
अभी पता है ना आपको कि जो हमारा यूएसएसआर है या मैं कहूँ रशिया है, रशिया ने आपको पता है ना यूक्रेन पर अटैक किया था, क्योंकि यूक्रेन ने ये बोला था कि मैं नाटो ज्वाइन करूंगा, है ना। और नाटो जो है ना, वो बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका का है, और ये चीज बिल्कुल भी नहीं चाहता रशिया, इसलिए उसने अटैक कर दिया। अब रशिया का सर यूएसएसआर से क्या लेना देना है समझाऊंगा मैं आगे, समझेंगे, बट पहले ये समझ लो कि अमेरिका ने 1949 में एक सैनिक संगठन बनाया था जिसका नाम था क्या, नाटो, जिसको हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था पूरी दुनिया के अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फैलाना। ओके। और कोई भी देश अगर किसी भी पूंजीवादी देश पे हमला करता है तो सबको मिलकर, जैसे मान लो कि नाटो के अंदर मान लो 25 कंट्रियां हो गई, 25 में से किसी एक कंट्री पे किसी दूसरे ने हमला कर दिया, तो 25 की 25 कंट्री मिलकर उस देश पे हमला करेगी जिसने हमला किया है किसी एक कंट्री पे, किसी एक पूंजीवादी कंट्री पे। यस और नो। और ऐसा ही ग्रुप यूएसएसआर ने भी बनाया, उसका नाम था वारसा। वारसा ही नाम था, फुल फॉर्म नहीं है कुछ, वारसा नाम था। और ये भी एक संगठन था। और वारसा का भी मेन मोटिव था क्या, क्या मोटिव था इसका, कि साम्यवादी विचारधारा को फैलाना, और कोई भी देश अगर साम्यवादी देश पे हमला करता है तो उस पर अटैक करना मिलकर। ठीक है, चलो यहां से अब ये वाला मैप में थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, फिर एक बात बताऊंगा। दिख रहा है ये आपको दिख रहा है, जर्मनी है ना। जर्मनी में एक, ये पूर्वी जर्मनी में एक ये बर्लिन दिख रहा होगा, दिख रहा है बर्लिन, ये दिख रहा है बर्लिन। बर्लिन के ना बीचों बीच एक वॉल खड़ी कर दी, और वो ही वॉल एक्चुअल में एक साम्यवादी विचारधारा, और जो हमारी विचारधारा थी ना, कौन सी, साम्यवादी विचारधारा, और साथ ही में हमारी पूंजीवादी विचारधारा का प्रतीक थी। ठीक है, ये बेसिकली यही दिखा दी थी, ये देखो बर्लिन के बीचों बीच है ना पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक थी। यानी बेसिकली ये बर्लिन की दीवार ही दिखा दी थी कि ये देखो, कि बर्लिन की दीवार ये दिखाती थी, ये देखो ये वाला जो एरिया है ये साम्यवादी विचारधारा का है, ये वाला एरिया जो है वो पूंजीवादी विचारधारा का है। यानी एक तरह से जर्मनी के टुकड़े हो रखे थे, आधा जर्मनी पूंजीवादी, आधा जर्मनी साम्यवादी विचारधारा पे चल रहा था। और ये जो हमारी बर्लिन की दीवार थी ना, ये इसी चीज को रिप्रेजेंट करती थी। ठीक है। और ये दीवार कब खड़ी करी गई थी, 1961 में। आप अगर चैप्टर उठा के देखोगे ना, अब चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है आपकी, चैप्टर के अंदर दे रखा है ये 1961 में ये दीवार खड़ी करी गई थी। 50 किलोमीटर, 150 किलोमीटर है, सॉरी 50 किलोमीटर, 150 किलोमीटर ये लंबी दीवार है। और ये कितने सालों तक खड़ी रही थी, 28 सालों तक ये दीवार खड़ी रही थी। अब आप बताओ, अगर 28 सालों तक, 1961 से लेकर 28 साल कितने हो गए, 89 हो गए ना। 9 दिसंबर 1989 को इस दीवार को तोड़ दिया गया। किन्होंने तोड़ा, पूर्वी, पूर्वी यानी ये वाले जो साम्यवादी देश वाले थे ना, उन्होंने तोड़ा, साम्यवादी विचारधारा वाले लोगों ने तोड़ा। अब आप बोलोगे उन्होंने क्यों तोड़ा, यही तो पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। बट आई होप ये बात, ये देखो ये पिक्चर दिखा रखी है, ये दीवार है, बर्लिन की वॉल है। ठीक है, और अंकल जी पूरा ट्राई कर रहे हैं दीवार को तोड़ने का। ठीक है, ये तो पत्थर लेके खड़े हैं दीवार को तोड़ने के लिए, समझ आ गया। तो यहां तक आपको समझ आ चुका है कि जो पूंजीवादी विचारधारा थी और साम्यवादी विचारधारा थी वो अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में चल रही थी। और बेसिकली आप देखोगे कि एंड में ना यूएसएसआर का जो पार्ट था, यानी जो पूर्वी हमारा बर्लिन था, जिस पर बेसिकली साम्यवादी विचारधारा का एक तरह से प्रभुत्व था, उन्होंने ही बर्लिन की वॉल को तोड़ा। क्यों तोड़ा, बेसिकली वो पूंजीवादी विचारधारा की तरफ जाना चाहते थे। ठीक है, क्यों जाना चाहते थे वो हम पढ़ेंगे आगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। अगर कोई भी दिक्कत हो ना तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे मैंने हैंड रिटन नोट्स भी बना रखे हैं, तो अगर आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हो कि मैं हैंड रिटन नोट्स से वीडियो बनाऊं, वैसे ये वाले भी बहुत बढ़िया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको हिंदी अच्छे से समझ आती है। हैंड रिटन नोट्स में आपको पता है मेरी हिंदी, फिर मैं लिखूंगा तो उसमें दिक्कत हो सकती है, बट यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है क्योंकि वहाँ राइटिंग की दिक्कत होती है ना। तो अगर कोई भी दिक्कत आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना बच्चे, लाइक जरूर करना, क्योंकि यही मोटिवेशन है मेरे लिए। आपको पता है 10th वाले बच्चे भी हैं, वो भी कहते हैं वीडियो बनाओ। तो जब आप मतलब मोटिवेशन रहेगी ना मेरे को कि हाँ यार 12th वाले बच्चे जब इतना कर रहे हैं तो मेरे को उनके लिए करना चाहिए, तो फिर बात ही अलग हो जाती है। और बाकी ये नोट्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, www.mainpointstudy.in। मैं दिखा देता हूँ, हमारी वेबसाइट है। ठीक है, गूगल पे जाके, ये रही mainpointstudy.in। ठीक है, सीधा आप गूगल पे जाके मेन पॉइंट स्टडी भी लिखोगे ना, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, नीचे की तरफ आओगे। ठीक है, क्लास 12 पे क्लिक करना। ओके, यहाँ पर आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। अभी मैंने अपलोड नहीं किए, बट जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होता है मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी। और बाकी मेन पॉइंट
टेक के अलावा भी हमारे डिफरेंट चैनल है, जैसे कि मेन पॉइंट स्टडी को तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, नहीं करा तो कर देना। बाकी भरत कुमार खोरवाल वाला ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर है ना मेरे फ्रेंड वगैरह का इंटरव्यू वगैरह भी लूँ। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, जैसे कि एक मेरा एक दोस्त है, वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में असिस्टेंट है एक जज का। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, है ना, सही नहीं है। और भी बहुत सारे फ्रेंड है, कुछ बैंक में है, कुछ कोई बैंक पीओ है ना, एक सीजीएल में है, इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, बहुत सारे फ्रेंड है। तो इनका इंटरव्यू वगैरह लूंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस चैनल को भरत कुमार खोरवाल को भी सब्सक्राइब कर लेना और मेन पॉइंट टेक को भी सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, वो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन अर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर सपोर्ट। बाय बाय।